खोलते हो आपके पास एक लिस्ट होती है ना चीजों की करने वाली, तो उसमें से 2-3 टॉपिक्स भी अगर आपने अच्छे किए हुए हो तो आपको उस टाइम बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, और हमेशा अपनी रूटीन से टाइम निकालना पड़ता है। खुद ब खुद आपके पास कभी भी टाइम नहीं होगा पढ़ने के लिए। आपने हमेशा अपनी जो रूटीन है उसको रीस्केड्यूल करके टाइम सेट करना पड़ेगा। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है सार्कोइडोसिस। पहले मुझे ये बताएं कि जब ये ग्रुप में शेयर हुआ था तब किस किस ने पढ़ा है? अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है मिस, टाइम नहीं मिलता, तो लेकिन एटलीस्ट आप जवाब तो दिया करें। चलें जी, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया इट्स ओके, हम अभी इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, ओके। सार्कोइडोसिस अब क्या है? अब हम ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेफरेंस से ही इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज अ डिजीज जिसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटोरी सेल्स हैं वो लंप्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब भी लंग्स में एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाएगी इन्फ्लेमेटरी सेल्स की, और इस तरह से कलेक्शन होगी कि वो लंप्स बना देंगे, और उन लंप्स को हम ग्रैनुलोमेटा कहते हैं, तो उस कंडीशन को हम सार्कोइडोसिस कहेंगे। और जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं ग्रैनुलोमेटा, तो क्या होता है कि वो जो स्मॉल पैचेस और वहां उस एरिया में एक रेड रेड और स्वोलन टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेटोरी सेल्स जहां भी होते हैं वहां रेडनेस होती है और स्वेलिंग होती है। इन्फ्लेमेशन में आपने यही पढ़ा है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में। तो जब सार्कोइडोसिस की कंडीशन होगी, वैसे तो एक रेयर कंडीशन है, कोई इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन जब भी ये होती है तब इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं लम्प्स की फॉर्म में, जिनको हम ग्रैनुलोमेटा कहते हैं, और वो एरिया रेड और स्वोलन हो जाता है। ठीक है, मोस्टली सार्कोइडोसिस का जब भी आप वर्ड सुनेंगे तो आपके जहन में दो ऑर्गन्स आने चाहिए, कि एक ये लंग्स को इन्वॉल्व करती है, दूसरा स्किन को इन्वॉल्व करती है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लंग्स के रेफरेंस से बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? सार्कोइडोसिस का चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स हैं कि अगर किसी पेशेंट को सार्कोइडोसिस है तो वो हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सार्कोइडोसिस हो कैसे सकती है। अब हर बंदे को तो सार्कोइडोसिस नहीं ना हो सकती, तो जब भी हमारी सार्कोइडोसिस के कॉजेज की अगर हम बात करें, तो जब भी कोई हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है कि किसी भी फॉरेन बॉडी के रिएक्शन में, अब वो कोई वायरस भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, या स्पेसिफिकली कोई डिफरेंट केमिकल्स भी हो सकते हैं, तो जब वो केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं लंग्स में, वो इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन कराते हैं, वहां पे एबनॉर्मल सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं, और वहां पे हमें रेडनेस और रेड और स्वोलन पैचेस मिलते हैं। ठीक है, जब हम कराते हैं इन पेशेंट, अब ये तो हो गए कॉजेस। ठीक है, बस नॉर्मल एक बात याद रखनी है, केमिकल, वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से जब एक्सपोजर होता है तो लंग्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, और इन्फ्लेमेटोरी सेल्स जो है वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली सार्कोइडोसिस। अब सार्कोइडोसिस में जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि जब हमने उस दिन यूक्यूज डिस्कस किए थे, हमने उसमें भी बात की थी कि इसमें सार्कोइडोसिस के केस में हमें बायलैटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी मिलती है, या फिर हाइलर फुलनेस का वर्ड भी आ सकता है सिनेरियो में। तो जब भी हाइलर फुलनेस या हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी होगी बायलैटरल, तो दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ सार्कोइडोसिस। ठीक है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी का क्या मतलब है? लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द चेस्ट या लंग्स के हाइलम वाले एरिया में। ठीक है, साथ में हमें और क्या मिलता है? हमें पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट्स मिलते हैं।
ये पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स ये आजकल निमोनिया में भी हमें मिल रहे होते हैं, हमें कोविड में भी मिल रहे होते हैं, हमें सार्कोइडोसिस में भी मिलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट नहीं होगा, वो बाकी डिजीजेस में भी होते हैं, लेकिन जो बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है दैट इज स्पेसिफिक फॉर सार्कोइडोसिस। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सरे फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो वो हम सारी फाइंडिंग्स लिखते हैं, स्पेसिफिक भी और नॉन स्पेसिफिक भी। अब इनफिल्ट्रेट्स का क्या मतलब होता है, पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट्स का, कि जब भी हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो हमें कुछ एरियाज जो हैं वो डेंस मिलते हैं एज कंपेयर टू एयर। नॉर्मली तो लंग्स में एयर होती है ना, लेकिन जब इनफिल्ट्रेट्स प्रेजेंट हो किसी भी पेशेंट में तो उसके एक्सरे में हमें एक पैची एरियाज मिलेंगे विच आर डेंसर देन एयर। ठीक है, चलें जी, अब ये तो हमें पता चल गया कि सार्कोइडोसिस के कॉजेज क्या हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स क्या है। पेशेंट अब आके हमें ये तो नहीं बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है तो मुझे सार्कोइडोसिस का ट्रीटमेंट बता दें। वो तो किसी स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स के साथ आएगा ना। तो पेशेंट क्या आके बताएगा, सार्कोइडोसिस में स्मॉल या पेल येलो बम्प्स मिलते हैं, स्किन पे भी मिल सकते हैं और आईज पे भी मिल सकते हैं, ड्राई आईज मिलती हैं, इची बर्निंग आईज भी मिलती हैं। स्टार्ट में मैंने बताया था कि सार्कोइडोसिस जो है वो बेसिकली एक तो स्किन को इन्वॉल्व करती है, आईज को इन्वॉल्व करती है और लंग्स को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, साथ में और क्या मिलेगा, हमें ब्लैक स्पॉट्स भी मिल सकते हैं, रेडनेस और कभी हमें पेनफुल आईज भी मिलती हैं। ये तो सारे वो वाले सिम्टम्स हैं जो पेशेंट आई वाले सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इस केस में जो भी सार्कोइडोसिस का पेशेंट होता है उसमें फटीग, लिम्फ नोड्स, फीवर, इस वेट लॉस, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें तो मिलती ही हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमें परसिस्टेंट ड्राई कफ मिलती है और साथ में हमें वीजिंग मिलती है। ठीक है, ये भी यही कि सार्कोइडोसिस इट्स अ सिस्टेमिक डिजीज है, तो ये बाकी सारे एरियाज को भी इन्वॉल्व करती है। तो बाकी सारे एरियाज में भी हमें जो है बम्प्स मिलते हैं, जैसे इरिथेमा नोडोसम, ये नोड्यूल्स मिलते हैं, हमें आइस इन्वॉल्वमेंट मिलती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम लंग्स की बात करेंगे, तो लंग में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, और पेशेंट को क्या होता है, उसको परसिस्टेंट ड्राई कफ होती है और साथ में वीजिंग होती है। ठीक है, इसके अब डायग्नोसिस हम किस तरह से कर सकते हैं। एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस आप लोगों को पता है, हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम चेस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, तो चेस्ट रेडियोग्राफी करा लेंगे या गैलियम स्कैन भी करा सकते हैं। साथ में कुछ फंक्शनल टेस्ट भी होते हैं, और लेबोरेटरी में हम क्या कराएंगे, सीबीसी विद डिफरेंशियल काउंट करा लेंगे। ठीक है, स्किन टेस्ट कराएंगे। क्यों स्किन टेस्ट कराएंगे, क्योंकि सार्कोइडोसिस स्किन को इन्वॉल्व करती है। बायोप्सी भी करा सकते हैं, हार्ट को इन्वॉल्व करिए तो ईसीजी, आई के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं या ऑर्गन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है,
सार्कोइडोसिस इज बेसिकली आ मल्टी ऑर्गन डिजीज। तो जिस सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी हम उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग करा लेंगे। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात है तो यहाँ पे हम गैलियम स्कैन कराते हैं और चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? क्या समझ में नहीं आया? चलें जी, ओके। अब हमें डायग्नोज हमने कर लिया पेशेंट को, हमें पता चल गया उसको सार्कोइडोसिस है, तो हम मैनेज किस तरह से करेंगे उसको? अब मैनेजमेंट उसकी, अब मैंने जैसे बताया कि इट इज अ मल्टी ऑर्गन डिजीज, तो मैनेजमेंट उसकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आएगी। अगर पेशेंट को मिनिमल या नो सिम्टम्स हैं तो हम देखेंगे कि उसका न्यूरोलॉजिकल, कार्डिक या ओकुलर हम असेसमेंट करेंगे उसकी। अगर इस तरह की उसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल, कार्डिक या ओकुलर सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो हम उसको सिस्टेमिक थेरेपी देंगे। अगर नहीं है तो, अगर मिनिमम सिम्टम्स हैं तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट हम उसको वेट एंड वॉच थेरेपी पे रखेंगे। नेक्स्ट, अगर सिंगल ऑर्गन डिजीज है, मतलब सार्कोइडोसिस वैसे तो मल्टी ऑर्गन है, लेकिन अगर कुछ इसने किसी एक ऑर्गन को इन्वॉल्व किया, जैसे सिर्फ आईज को अगर इन्वॉल्व किया है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको प्रॉपर उसकी असेसमेंट करेंगे कि अगर आईज है तो क्या वाकई में सिर्फ आईज इन्वॉल्व है, या अगर स्किन है तो वो लोकलाइज्ड होनी चाहिए, सिस्टेमिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम इस केस में ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट दे देंगे। टॉपिकल स्टीरॉइड्स हम इस केस में देते हैं, और अगर हमारे पास ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो हम कोई सिस्टेमिक थेरेपी नहीं देते, ठीक है। एटियोलॉजी, कोई भी ऐसा एजेंट जो इन्फ्लेमेटोरी प्रोसेस इनिशिएट कर देगा, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई भी केमिकल जिससे लंग्स एक्सपोज्ड होते हैं, उसके रिएक्शन में इन्फ्लेमेटोरी सेल्स बनते हैं, और वो इन्फ्लेमेटोरी सेल्स एक जो होते हैं लम्प्स बना देते हैं, बेसिकली ग्रेनुलोमेटा बना देते हैं, और वो ग्रेनुलोमास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं इन द लंग टिश्यू। दैट कंडीशन इज कॉल्ड सार्कोइडोसिस, ठीक है। ये मल्टी ऑर्गन डिजीज है, लंग्स में है तो हम उसको ग्रेनुलोमा कह रहे हैं। अगर स्किन में, स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकती है, आईज को भी, हार्ट को भी, सीएनएस को भी, ये बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकती है, और सिम्टम्स जो है वो फिर हर सिस्टम के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। चलें जी, अगर सिंगल ऑर्गन डिजीज है तो हम टॉपिकल ट्रीटमेंट देंगे। अगर मल्टीपल ऑर्गन डिजीज है तो हम फिर सिस्टेमिक थेरेपी देते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा, प्रेडनिसोलोन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम स्टार्ट में तो हमने पेशेंट को सिस्टेमिक थेरेपी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टार्ट करा दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी टेपरिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टीरॉइड हम कॉन्टिन्यूस नहीं दे सकते, क्योंकि स्टीरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है पेशेंट को, ये मैंने पढ़ा था ना, उसमें पढ़ाया था उसमें कि एक्सोजेनस जो स्टीरॉइड इंटेक ज्यादा होता है वो कुशिंग कराता है, और क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो स्टीरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए जब भी हमने स्टीरॉइड स्टार्ट करने हैं तो हमने उसकी डोज का ख्याल रखना है, एक बात। दूसरी बात, हमने जब स्टीरॉइड बंद करने हैं तो हमने उसकी टेपरिंग करनी है, आहिस्ता आहिस्ता बंद करने हैं, ताकि अचानक से बॉडी जो है वो रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो हम टेपर करेंगे टू लेस देन, पहले हम 10 मिलीग्राम दे रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लेस देन 10 मिलीग्राम करते हैं इन लेस देन 6 मंथ। इसको हम कंटिन्यू, मतलब इसमें हम प्रेनिसोलोन ही दे रहे होते हैं और कोई ड्रग नहीं देते। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम टेपर नहीं करते टू लेस देन 10 मिलीग्राम इन 6 मंथ, ठीक है। या हमें मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टॉक्सिसिटी के लेवल तक भी जाना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे होते, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में जब हम टेपरिंग नहीं कर सकते और पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो रही है लेकिन सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहे, तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बजाय मिथोट्रेक्सेट देंगे, ठीक है। मतलब जो और हमारे पास इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, जैसे मिथोट्रेक्सेट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, एजाथायोप्रिन है, हम ये देंगे, ठीक है। अब मैं एक जल्दी जल्दी समराइज कर देती हूँ कि कोई सिम्टम्स नहीं है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, वेट एंड वॉच। सिंगल ऑर्गन डिजीज है तो हम टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मोस्टली आई इन्वॉल्व है तो टॉपिकल स्टीरॉइड्स। मल्टीपल ऑर्गन डिजीज है तो सिस्टेमिक थेरेपी देते हैं, सिस्टेमिक थेरेपी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम और इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं, जिसमें हमारे पास मिथोट्रेक्सेट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और एजाथायोप्रिन है, ठीक है। ये फर्दर ऐड किया हुआ है डेविडसन का, ये आपने देख लेना है एक दफा, ठीक है। यहाँ तक इसकी मैनेजमेंट समझ आ गई, बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मैनेजमेंट समझ आ गई है सबको।
चलें जी, ये हमारा आज का टॉपिक था छोटा सा। अब आपने मैंने परसों यूक्यूज डिस्कस करवाए थे, तो उसमें हमने सार्कोइडोसिस का एक सिनेरियो देखा था। तो अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने अभी लेक्चर के फौरन बाद अपनी यूक्यूज वाली जो बुक है वो खोल के वो सिनेरियो दोबारा से देखना है, ठीक है? और फिर मुझे बताना है कि आपको उस सिनेरियो की समझ आई है या नहीं आई। ये मुझे ग्रुप में हर बच्चे का मैसेज चाहिए कि उसने सिनेरियो देखा है या नहीं देखा, ठीक है? और फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो या कोई बात समझ ना हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।